मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो सबसे अहम खबरें हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। एक, सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका जो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे इंतहाई मस्बत असर पड़ेगा। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के बाद एक नए और तारीखी दौर में दाखिल हो जाएंगे। अपने ओहदे के पहले साल के दौरान आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी की बेमिसाल कामयाबियों के बाद आर्मी चीफ अब एक और अहम दौरे पे अमेरिका में मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने ओहदे के पहले साल में अब तक 11 गैर मुल्की दौरे किए और लगभग 17 गैर मुल्की सिफारती और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की, जिनका बहुत मुस्बत नतीजा निकला और पाकिस्तान को सिफारती सतह पे और मिलिट्री लेवल पे भी बहुत सी कामयाबियां समेटने को मिली। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई, कर्जों की मुद्दत की वापसी में तोसी हुई और मुश्तरका दिफाई मामलात भी तय किए गए। अपने ओहदे के दूसरे साल के अवाइल में ही अहम तरीन दौरा अमरीका आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक और शानदार और बेमिसाल जो है वो उसकी एक एग्जाम्पल है। आज से शुरू होने वाला ये दौरा अमेरिका इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आर्मी चीफ कमान संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का सरकारी दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ के इस दौरे में अहम तरीन अमरीकी ओहदेदारों से कई मुलाकातें मुतवक्के हैं। इस दौरे में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन के हवाले से, फौजी ताउन के हवाले से, अफगानिस्तान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, अहम सरमायाकारी और मुआशी उमूर के हवाले से भी बातचीत होगी। एक और अहम आस्पेक्ट इस दौरे का ये है कि इस विजिट के मुतालिक सोशल मीडिया पे एक सियासी जमात की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब दिखाया जा रहा था, वो प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ गया। यानी कि पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं उनके बारे में एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इंतशार फैलाए जाने का जो अंसर था, इस दौरे ने, आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका ने उसको भी बिल्कुल ज़ाइल कर दिया है, बिल्कुल कलाकमा कर दिया है। और आर्मी चीफ के इस दौरे से पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और बेहतर होंगे। जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ेगा, इसकी डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात पे इसके असरात क्या होते हैं, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज एक और अहम खबर आई है भारत से, जहां भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से और आर्टिकल 370 की बहाली के हवाले से दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और मोदी सरकार की जो एक गैर कानूनी इकदाम था मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का, उसे बरकरार रखा है। इस तरह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की कैंगरू कोर्ट होने का एक और मिसाल कायम की है और एक और लॉजिक प्रोवाइड की है। 11 दिसंबर को भारत की मनगढ़ंत सेक्युलर तारीख का एक और स्याह बाब अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने में भारतीय अदलिया मोदी की बराबर की हिस्सेदार है। आज हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैशिस्ट मोदी गवर्नमेंट का आलाकार बनते हुए 370 की स्पेशल हैसियत मानने से इनकार कर दिया। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पे फैशिस्ट हिंदू तबा इंतहा पसंद मोदी की गिरफ्त में है और तमाम रियासती इदारे बशमूल इंडियन सुप्रीम कोर्ट हिंदू इंतहा पसंदी की प्रचार में पेश हैं। हिंदुस्तान की अदलिया मोदी की इंतहा पसंद और मुस्लिम कुश पॉलिसियों के साथ मुकम्मल ताउन करने में मसरूफ़ है और लग रहा है कि मोदी के जो इंतहा पसंद एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रही है। भारत में मुस्लिम कुश मंसूबे के तहत कश्मीर पे हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे को कानूनी करार देने के लिए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंतहाई गैर कानूनी और मुतअस्सिबाना फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले बाबरी मस्जिद की शहादत में भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह किरदार सामने आया था, जहां पे जिसकी वजह से भारत में मुस्लिम कुश पॉलिसियों का तसलसल आगे बढ़ा। इसके अलावा जून 2022 में भी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों के घरों को मिसमार करने से रोकने के खिलाफ फैसला दिया था। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल मार्च में भी भारत की रियासत कर्नाटका की अदालत ने
मुस्लिम स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने पे पाबंदी लगा दी थी। इस तरह दीगर बेशुमार मुकदमात उनको देखा जाए तो हिंदुस्तानी अदालतें नजर आता है कि हिंदू तबाका आलाकार बन रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ फैसले दे रही हैं। आज का जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इंतहाई शर्मनाक है और इसके बाद ये बात मजीद वासे हो गई है कि हिंदुस्तान की अदलिया मोदी हुकूमत की एक कठपुतली है और उसकी कैंगरू कोर्ट है। इस फैसले के बाद भारत की फैशिस्ट हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत गरी मजीद बढ़ने का खदशा भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? इज़ दैट इनफ? इज़ दैट सफिशिएंट? या पाकिस्तान को इससे आगे बढ़ के कश्मीर का मुकदमा मजीद विगरसली, मजीद एग्रेसिवली उजागर करना होगा? इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली एंड आई एम वेरी थैंकफुल प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और लग रहा है कि मोदी सरकार की जो इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं, जो गैर कानूनी इकदामात हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट मोदी की कैंगरू कोर्ट बन के रह गई है। किस तरह देखते हैं आप आज के फैसले को? जी शुक्रिया गरीदा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है ये कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी बरक्स, और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। कश्मीरियों ने पहले ही हिंदुस्तान की तरफ से 15 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया था। कश्मीरियों को कभी भी भारत के किसी भी अदारे से इंसाफ की तवक्को नहीं रही और बिलखुसूस हिंदुस्तानी अदलिया ने दफा 370 से मुतल्लिक इस किस्म का फैसला देकर अपने आप को हुकूमत के मतहत अदारा, जिस तरह के आपने कहा, कैंगरी कोर्ट होने का अमली सबूत दिया है। इस फैसले ने हिंदुस्तानी अदलिया की रही सही साख की कली भी खोल दी है। आपको याद होगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों और मुसलमानों के मामले में हमेशा इंसाफ का अली ऐलान बरमला फोन किया है, चाहे अफजल गुरु का अदालती कत्ल हो या बाबरी मस्जिद का फैसला हो। ये इसके जिंदा जावेद सबूत हैं कि मुसलमानों को कभी भारत की किसी भी अदालत से इंसाफ नहीं मिला। और मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि फाशिस्ट मोदी हुकूमत खुली नाइंसाफी पर मबनी अदालती फैसलों की आड़ लेकर कश्मीरी कौम को किसी भी तौर पर उनके पैदाइशी हक यानी हक खुद इरादियत से महरूम नहीं कर पाएगी। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अपनी इलाके पाकिस्तान की मंजिल हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का सर आज का फैसला है कि इसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं यूएन रेजोल्यूशंस पे, और खास तौर पे लेट्स बी ब्लंट, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें बुरा लगेगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन भारत की आलमी बरादरी में एक मजबूत हैसियत है। उनकी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से कहीं ज़्यादा मजबूत है। उनकी डिप्लोमेटिक लॉबी है जो कि यूएन तक काम करती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि आज के इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडियन लॉबी अगर सरगर्म हो जाती है यूएन तक और आलमी बरादरी तक, तो पाकिस्तान को उसका तोड़ किस तरह करना चाहिए? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक स्टेटमेंट, इज दैट इनफ? इज दैट सफिशिएंट सर? देखिए, ये जहां तक तो बात है कि अब मुझे को भी उम्मीद है कि बात स्टेटमेंट से आगे जाएगी। कश्मीर असेंबली का इजलास कश्मीर असेंबली का जारी है, इसमें भी हम लाया अमल बनाएंगे। कश्मीरी सारी क्यादत को मैं आइंदा आने वाले दिनों में इकट्ठा कर रहा हूँ, एक मुश्तरका लाया अमल बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला वो कश्मीरी कौम के सामने हम रखेंगे। क्या आजाद कश्मीर असेंबली का इजलास जो जारी है इसमें करारदाद आ सकती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ? जी, करारदाद तो आप सुबह इंशाल्लाह इसमें आ चुकी है और कल इस पर बहस होगी और इंशाल्लाह ताला मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये मुकम्मल अक्सरियत के साथ इत्तेफाक राय से ये करारदाद पास होगी। जहां तक ताल्लुक है कि अक़वाम आलम का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मकबूजा कश्मीर के बासियों ने अपने लहू से चिराग जलाकर तरीके आजादी कश्मीर को जो जला बख्शी है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इस तरह के और दीगर इक़दाम भी किसी सूरज ये शमा नहीं बुझा पाएंगे। और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि तरीके आजादी कश्मीर की बेस कैंप की हुकूमत इस मुश्किल वक्त में पूरी शद्दोमद और आबोताब के साथ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। और मैं आलमी बरादरी से भी ये अपील करूंगा कि कश्मीरियों का हक खुद इरादियत दबाने के लिए भारत तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है। हत्ता कि इसने अपनी सबसे बड़ी अदालत को भी मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा करके उसके चेहरे से भी इंसाफ का नकाब जो है वो मुकम्मल तौर पर उतार दिया है। इस मौके पर मजलूम कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं, क्योंकि मसला कश्मीर अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर पूरी तरह से मौजूद है और भारत ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को किसी सूरत गज़ब नहीं कर सकता। और मैं तमाम इंसाफ पसंद कौमों से और मुल्कों से कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसको हासिल करने के लिए अखलाकी सियासी सफारती हमायत जो है
उसकी अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवाल हक साहब आज प्रोग्राम में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस डिबेट को लेकर आगे चलते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब रही हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। जो आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मकबूजा कश्मीर की स्पेशल स्टेटस के हवाले से और आर्टिकल 370 की बहाली के खिलाफ जो फैसला आया है, दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, किस तरह देखती हैं आप इस फैसले को, नंबर 1? और दूसरा ये कि इस फैसले के बाद जो कश्मीर के हवाले से यूएन रेजोल्यूशंस हैं, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? कैसे देखती हैं आप, यूएन में काम कर चुकी हैं? देखिए, अव्वल तो ये कि ये जो फैसला है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, ये हैरान कुन नहीं है। ठीक, इससे किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। हमें सबको पता ही था कि वो मोदी हुकूमत का जो कदम था, जो गैर कानूनी था, अगस्त 2019 का, हमें पता था कि वो उसको एंडोर्स करेगी और उन्होंने वही किया। लेकिन इससे जो कश्मीर डिस्प्यूट का इंटरनेशनल लीगल स्टेटस है वो तब्दील नहीं होता, बल्कि ये जो फैसला है इसका कोई लीगल यानी कि उसकी लीगल अहमियत ही नहीं है उस हवाले से कि वो इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे इसका कोई असर नहीं होता, वो वहीं के वहीं है। और ज़रूरत अब इस बात की है कि पाकिस्तान को इसी बात को उजागर करना चाहिए और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को बताना चाहिए कि किस तरह से भारत ने, उसकी हुकूमत ने, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं। डॉक्टर मलिहा साहिबा, ये जो लास्ट सेक्शन ऑफ योर आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि किस तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक इलीगल फैसला दिया है। लेकिन यहीं पर चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि भारत की एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडिंग है, एक डिप्लोमेटिक पोजीशन है जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बड़ी है। अभी भारत ने G20 का इजलास किया है, कश्मीर में किया है, जो वहाँ पर उसने डिप्लोमेसी को अपना यूज़ किया है और अपना कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ आलमी बरादरी तक पहुंचाया है। फिर एक लॉबी है इंटरनेशनल भारत की जिसको जूइश लॉबी भी सपोर्ट करती है, अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है। तो इन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए पाकिस्तान किस तरह से काउंटर नैरेटिव प्रोवाइड कर सकता है आज के इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉबी में अपना मौकिफ, कश्मीर का मुकदमा कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, ये चैलेंज तो है पाकिस्तान के लिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है और चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान हक पे है, पाकिस्तान असूल पे है, पाकिस्तान लॉ पे है, कानून पे है। तो मैं समझती हूँ इससे पाकिस्तान को एक हिम्मत मिलनी चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चलाते हैं उनको भी इससे स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए कि जो इशू है जिसका कैरेक्टर, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा, उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है, उसका स्टेटस डिफाइन होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की से। उनका स्टेटस डिफाइन नहीं होता अगर मोदी हुकूमत एक चीज़ कहती है। और फिर इसको भी आप याद रखें, सामने रखें कि भारत जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन उस ताकत से उन्होंने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपनी तरफ नहीं लेके आ सके, उसमें तो नाकाम रहे हैं। बल्कि आज भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो प्रो इंडियन सियासतदान है, कश्मीरी सियासतदान है, उन्होंने भी मुस्तरद किया है इस फैसले को। उन्होंने भी कहा है कि ये फैसला उनको मंजूर नहीं है, बल्कि पूरी मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये फैसला मंजूर नहीं है। तो हमें ये हकीकत भी देखनी चाहिए, ऑन ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं, उसको भी देखना चाहिए। देखें, भारत जितना मर्जी बैनुल अक़वामी सतह पे ताकतवर हो, लेकिन मकबूजा कश्मीर को तो वो ना वहाँ इलेक्शंस वो करवा सके। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की शैम इलेक्शंस करा लें, फ्रॉड किस्म की इलेक्शंस करा दें। वो एक फ्रॉड इलेक्शंस भी नहीं करवा सके वहाँ पर, और उन सियासतदानों को भी उन्होंने डिटेंशन में डाला पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, जो कि प्रो इंडिया है। तो अब देखें ना, अगर इतने वो खौफजदा है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को ये भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर हम अपनी सिफारती मुहिम जो है ठंडे दिल से, अक्लमंदी से, स्किलफुली सोच समझ के चलाएं, तो मैं समझती हूँ कि असूल और हक की हमेशा फतह होती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन वी कम बैक, और उस पर हम डिस्कस करेंगे जो मुल्क में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नून लीग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट से आज अहम खबर सामने आ गई, बल्कि खबर नहीं, अहम हिदायत सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और जो भी कहेगा कि नहीं हो रहे और गैर यकीनी फैलाने की कोशिश करेगा इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ी और बड़ी संगीन किस्म की एक हिदायत है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है और एक तरह से मीडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक भी है, या आप ये कहें कि आज़ादी इजहार राय या आज़ादी सवाल करने की उसके हवाले से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहां सवाल करने पड़ते हैं। हुकूमत अगर फंड्स नहीं दे रही, सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड नहीं हो रही, बर्फबारी का मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, लीडर्स, नेशनल लीडर्स अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो ज़ाहिर है उस पर सवाल करना बनता है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आ चुकी हैं, तो क्या किया जा सकता है देखते हैं। उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही हो और सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटर ही रहे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अब वाज़ेह हिदायत आ चुकी हैं, वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ भी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। खासतौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ है, दोनों में बड़ा सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता मुहिम में निकली हुई है और मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड्स की धड़ाधड़ मीटिंग कर रही है और अपनी टिकटों की तकसीम फाइनल कर रही है। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून पार्टी के अंदर टिकटें देने के लिए बहुत तेज़ है, इस वक्त बहुत फाल है, वहीं पे इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाने के लिए भी बहुत तेज़ी और बहुत फुर्ती, बहुत सूरत दिखा रही है, जिस पे सवाल जनरेट हो रहा है। और ये सवाल हम लेके चलेंगे मुस्लिम लीग नून के पास। नून लीग के अभी हाल ही में ज्वाइन करने वाले मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा राजा रियाज साहब, जो कि कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा रियाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। नून लीग इंतखाबात के हवाले से भरपूर सियासी जोड़ तोड़ में, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस है, अपने लोगों को टिकट के हवाले से भी पार्लिमानी बोर्ड्स कर रही है, इलेक्टेबल्स को भी साथ मिला रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है, सवाल ये पैदा हो जाता है कि नून लीग अगर अपने बलबूते पे अक्सरियत लेने का दावा कर रही है, उसको यकीन है कि उसको एक भरपूर अक्सरियत मिलेगी, तो फिर इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने की क्या जरूरत है? ये क्या कंफ्यूजन है? क्या ये नून लीग की इंतखाबी कमजोरी है या कोई सियासी मजबूरी है कि आप बाहर से भी लोग उठा रहे हैं अपने अंदर? जी शुक्रिया। कोई कमजोरी नहीं है, असल में जो हालात हैं उसके मुताबिक सियासत में आपको हर जगह एक फैसला करना पड़ता है और उस फैसले के तहत हमने हर सीट को डिस्कस करना है, हर सीट पे फैसला करना है और जहाँ पे हमें जरूरत पड़ी, इस वक्त इंशाल्लाह मुस्लिम लीग पंजाब में स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि पंजाब में मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा सीटें लेगी, कोई 10-12 सीटें बैठ जाएंगी, बाकी सारी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास होंगी। अच्छा, पंजाब से कितनी सीटें हैं कौमी असेंबली की? 190 149 है। जी जी, अच्छा ठीक है, तो 149 में से आप कह रहे हैं कि कोई 10-12 यानी कि 139 या 135 के करीब आप कह रहे हैं कि नून लीग उठा के ले जाएगी सीटें इंशाल्लाह ताला। इसीलिए बहुत बड़ा दावा है। जहाँ पे हमारी कमजोरी है हम वहाँ पे लोगों से जो अच्छे कैंडिडेट है उनके साथ मिला रहे हैं। इंशाल्लाह आप पंजाब में देखेंगे कि मुस्लिम लीग स्वीप करेगी, सिंध में हम अलायंस कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हम अलायंस कर रहे हैं, KPK में अलायंस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिल मिला के सारा करके हमारी ये कोशिश है कि अलायंस बना के हम 2-2.5 अक्सरियत ले लें। अच्छा, ये जो अलायंस, जी आप जवाब मुकम्मल कीजिए। सिंगल अक्सरियत हम खुद लेना चाहते हैं, ताकि हमारे पास अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, हुकूमत को कायम रखने के लिए अपनी जमात के वोट हो, हमें किसी वोट की बाहर से जरूरत ना हो। लेकिन 2-2.5 अक्सरियत के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में तरमीम की जरूरत है और बहुत सारी चीजें मुल्क की बेहतरी के लिए उस पर कदम उठाने की जरूरत है, तो उसके लिए हम अलायंस बना के बाकी लोगों को साथ मिला के सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से। ये किन चीजों में तरमीम की आप बात कर रहे हैं? कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम हो सकती है क्या? इसकी तरफ इशारा है आपका राजा रियाज साहब? और आप बड़ी बेलाग बात करते हो। सिर्फ जो मुल्क के फायदे में है, जो मुल्क के फायदे में है और जो जिनसे मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है, जिससे पाकिस्तान जो इस माशी बहरान में है, इस माशी बुरान से निकल सकता है। कोई इशारा तो दीजिए ना कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम हो सकती है
क्या इसका कोई नहीं, मूड है? ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान के गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए, हाँ। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हम तरमीम करेंगे। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जहाँ हमें जरूरत पड़ी हम वहाँ पे तरमीम करेंगे। बाकी मुल्क को इस वक्त शदीद माशी बुरहान है। बिजली के बिल आपको पता है, गैस के बिल आपको पता है, महंगाई, बेरोजगारी। मेरा फैसलाबाद से तल्लक है और यहाँ पे इंडस्ट्री बंद है, शदीद बुरहान है। इस शदीद बुरहान से निकलने के लिए इंशाल्लाह हम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वो तमाम इक़दाम उठाएंगे जिससे मुल्क मजबूत हो, हमारी मैशत ठीक हो, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। ये सिर्फ एजेंडा है हमारी, किसी से अच्छा, कोई राजा साहब आपके इलेक्शन के बारे में बयानात जो हैं वो बड़े ऑन रिकॉर्ड भी हैं और बड़े मशहूर भी हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो ये कहेगा कि इलेक्शन में डिले हो रहा है या इलेक्शन नहीं हो रहा 8 फरवरी को या नहीं होना चाहिए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होगा। आपकी ही नून लीग के अमीर मकाम ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि जी 8 फरवरी को बर्फबारी होगी, इलेक्शन डिले किए जाए 3 से 4 हफ्ते। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर नून लीग के ऊपर खुद लगती है। जी बिल्कुल, मैं तो खुद कहता हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, बल्कि जब अभी किसी ने नहीं कहा था, मैंने उस वक्त कहा था कि 15 फरवरी के इलेक्शन होंगे, आपको शायद याद होगा। जी बिल्कुल। तो मैं तो आपकी कहता हूँ बाकी अमीर मकाम साहब मेरे लिए काबिल इज्जत है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि वो जिस इलाके में है वहाँ पे बर्फबारी है, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और इससे आगे किसी सूरत इलेक्शन नहीं जा सकते, ठीक, चाहे बर्फबारी हो, चाहे धूप हो, चाहे तूफान हो, इलेक्शन 8 फरवरी को होने। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि जी ये हम इसलिए इलेक्टेबल्स को सीट एडजस्टमेंट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए, अवाम के लिए हम तरमीम करना चाहते हैं। तो ये इलेक्टेबल्स की शमूलियत धड़ाधड़, सीट एडजस्टमेंट धड़ाधड़, अभी आपने भी नून लीग में अभी रिसेंटली आपने शमूलियत इख्तियार की है। सो नून लीग में इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया है लोगों का कि एडजस्टमेंट पार्टी के अपने अंदर टिकटों की मुश्किल हो गई है। अभी पार्टी के अंदर जो दानियाल बमुकाबला इकबाल एक लड़ाई हुई, वो नून के अंदरूनी जवाल की निशानदही कर रही थी इसी हवाले से। अब आपकी शमूलियत है, आप भी टिकट के उम्मीदवार हैं, आपका हल्का बड़ा तगड़ा है, लेकिन वहाँ पर नून लीग के पुराने वफादार भी मौजूद हैं। तो ये ऐसा ना हो कि इन इलेक्टेबल्स को इकट्ठा समेटने की 2/3 की रेस में पार्टी के अपने अंदर इतनी चपकेलश हो जाए कि आप लोग जब वोट के लिए जाएं लेने के लिए तो वोट डिवाइड हो जाए और हाथ में कुछ भी ना आए, आधा तीतर आधा बटेर हो जाए। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे राजा रियाज साहब? देखिए, आपने मेरे हल्के की बात की है, तो मेरे हल्के की हद तक जो कौमी असेंबली में टिकट के उम्मीदवार हैं एहसान अफजल साहब, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अगर उनको टिकट मिलेगा तो उनकी कैंपेन मैं चलाऊंगा, और इसी तरह अगर मुझे टिकट मिलेगा तो उनकी कैंपेन मेरी कैंपेन वो चलाएंगे। इसी तरह बहुत सी जगह पे कोई इख्तलाफ नहीं है, आपस में सब ने बात कर ली है, आपस में इत्तेहाद हो चुके हैं। किसी जगह आएगा तो क़यादत उस पर फैसला कर लेगी। आप देखें, हमारे पास पूरा पंजाब है और वफाकी हुकूमत होगी, जो लोग इधर एडजस्ट नहीं होंगे उनको हम पंजाब में 100 जगह 1000 जगह जहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह वफाकी हुकूमत में बहुत जगह है जो इधर एडजस्ट नहीं होंगे, वो वफाकी हुकूमत में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं। जहाँ तक मेरे हल्के की आपने बात की है, तो वो एहसान अफजल साहब मेरे छोटे भाई हैं, हम मिलकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। आपके हल्के का पार्लिमानी बोर्ड हो गया, आपके इलाके का, आपके डिवीजन का, फैसलाबाद का? नहीं, अभी हमारा नहीं हुआ। तो टिकट आपको मिल रही है राजा रियाज साहब? जी, टिकट आपको मिल रही है नून लीग की? जी, टिकट तो बोर्ड ने फैसला करना, मैंने अप्लाई किया है। हाँ। जो बोर्ड फैसला करेगा, मैंने आपको बताया कि बोर्ड जो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। ठीक। अगर मेरे मुखालिफ भी टिकट जाती है तो मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं उनकी कैंपेन खुद चलाऊंगा और उसका कैंपेन का इंचार्ज हूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अहम सवालात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। खासतौर पर बिलावल भुट्टो ने आज इंटरिम होम मिनिस्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सो क्या कहते हैं इस पे पीपल्स पार्टी वाले, जरा कुछ मज़ीद सवाल करेंगे इसके बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ सवाल करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अहम हिदायत सामने आई है, बड़ी कड़ी बड़ी सख्त है।
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और जो भी कहेगा या इलेक्शन में डिले की बात भी करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब हो जाएगा। अब ये मीडिया के लिए तो बड़ी सख्त बात है क्योंकि हमने सारे सवालात करने हैं, ख़ासतौर पे जब पॉलिटिशियंस कुछ बयानात देंगे। मसलन पीपल्स पार्टी के ही एक सीनियर रहनुमा हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्होंने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल को उजागर करते हुए कहा कि जी इलेक्शन थोड़े पोस्टपोन कर देने चाहिए, हसास इलाकों में आगे कर देना चाहिए। तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पहले दिन से ये कोशिश रही है कि इलेक्शन जो भी हालात है, जिस किस्म के भी हालात है, इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन ठंड में भी हुई है, गर्मी में भी हुई है, रमजान में भी हुई है। तो इलेक्शन के पोस्टपोन करने का कोई जवाब नजर नहीं आता। अगर पोस्टपोन किया गया तो फिर क्या? फिर आइन के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं कि पोस्टपोन इलेक्शन करें, और न ही हम मुतकिब हो सकते हैं कल अपने इमरजेंसी की या मार्शल लॉ के। वो हालात नहीं है, दुनिया में वो हालात नहीं है, हमारी मईशत हमें इजाजत नहीं देती। तो हमें इस बात पे ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वेलकम करता हूँ मैं। खुश आइन बात है जो थोड़ी ज्यादा उसमें नजर आती थी गुंजाइश के कुछ होगा, ये होगा। कोई कह रहा था कि होगा, कोई कह रहा था कि नहीं होगा। अब ये कम से कम चीज बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन शाह साहब, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, कोई ऐसे इम्कानात हैं कि जो हसास इलाके हैं सिक्योरिटी के हवाले से या जिन इलाकों में सर्दी की बहुत शिद्दत हो, अब ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से जो इन इलाकों के लोग हैं, जनरल कादिर बलोच ने तो बलूचिस्तान की बात कर दी, बलूचिस्तान से 2 दरखास्तें ECP में भी गई हुई हैं सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से कि जी इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं। तो ये उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स तो हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं या जहाँ पे सर्दी की शिद्दत हो। जैसे अमीर मकाम साहिब ने कहा कि जी बर्फ़बारी है 8 फरवरी को हमारे इलाकों में, तो पोस्टपोन किया जाए। तो आपने समझते हैं कंसर्न्स जेन्युइन हैं और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो इस किस्म के इलाके हैं सिक्योरिटी के हवाले से हसास या जहाँ पे मौसम की शिद्दत है, उन इलाकों में इलेक्शन थोड़े आगे कर दिए जाए? मेरे ख्याल में कोई भी जवाब अगर आप उठाएंगे तो जवाब तो मिल जाएंगे, मगर फिर आइन की जरूरत नहीं है पाकिस्तान। फिर जिसकी जो मर्जी हो, जिसको जो सूट करता हो। अब हमारे यहाँ से 250 के करीब, 270 के करीब MNS की लिस्ट है हमारे पास। अब किसी 2 आदमी को सूट नहीं करता हो इलेक्शन पोस्टपोन, ये क्या सही बात है? सही बात तो नहीं। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, बस खत्म बात। ठीक, 8 फरवरी 2024 को ही इलेक्शन होना चाहिए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने निगरान वज़ीर दाखिला के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्क में जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसको इमरान खान की चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म उनकी पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। लेकिन पिछले 16 महीने तो हुकूमत आप लोगों की भी थी ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आज सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें से 16 महीने पिछले निकाल दिए जाएं और डायरेक्टली जंप अप ऑन कर दिया जाए अदम एतमाद से पहले के सिनेरियो पे। दूसरा, इसी निगरान हुकूमत पे और इन्हीं वज़ीर दाखिला पे पीपल्स पार्टी जिस तरह से बरहम हुई और नून लीग की B टीम होने का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि जी नवाज शरीफ को फेवर दिया जा रहा है वगैरह वगैरह। सो वो सारे इल्ज़ामात अब ख़त्म हो गए क्योंकि आज बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि निगरान वज़ीर दाखिला के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। क्योंकि ये एक बात बड़ी आ रही थी कि इंटीरियर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, तो वो जो बहाम था उसको भी आज खत्म किया गया कि कोई ये प्रॉब्लम नहीं, इनको देख लेंगे। जहाँ तक इमरान खान की बात है और 16 महीने की बात है, तो इमरान खान तो बड़ा क्लियरली कहता था कि मैं फ्रेंडली हूँ तालिबान के साथ, वो बड़ा क्लियरली कहता था। तो नई बात तो उसने नहीं की, तो उसकी कंटिन्यूटी तो हुई, उसी ने इस चीज को ज्यादा तो पहुंचा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से खासतौर पे इलेक्शन कैंपेन जब से आप लोगों ने स्टार्ट की है तो PMLN पे बड़ी तीरंदाजी आप लोग कर रहे हैं और ख़ासतौर पे इस हवाले से कि जो लोग पीपल्स पार्टी के मुताबिक नून में शामिल हो रहे हैं इलेक्टेबल्स की सूरत में या सियासी जोड़ तोड़ की सूरत में या सीट एडजस्टमेंट की सूरत में, उससे आप ये करार दे रहे थे कि जी लाडला है
आज इस वक्त तक बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे कि जी एक नया लाडला तैयार किया जा रहा है, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ इलाकों से, खासतौर पर बलूचिस्तान से कुछ ऐसे लोगों ने पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार की जो कुछ ताकतवर हलकों के फेवरेट्स करार दिए जा सकते हैं। तो ये तजाद नहीं है पीपल्स पार्टी के अंदर, या आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी भी फिर नून लीग की तरह एक ही कतार में, एक ही सफ में जाके खड़ी हो गई है? बड़ी बात क्लियर है, हम ये दावा नहीं करते थे कि जो ये लोग निकल चुके हैं, इन पार्टियां छोड़ चुके हैं, इनको फिर हम, ये गंदे अंडे हैं, इनको हम नहीं लेंगे। अब हम गंदे अंडों को खुद ले रहे हैं, तभी हमने, और उसके बाद ये खुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक है, एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। तो हम तो वही कहेंगे ना जो वो कहेंगे। अब अगर वो नॉर्मल हमारी तरह चले, जलसे करें, अवाम में कोई प्रोटोकॉल ना हो, कोई बात ना हो, तो ये प्रोटोकॉल भी लेते हैं, हर चीज में आगे आगे हैं, हर चीज इनको सपोर्ट की जा रही है। तो उसमें कहा जाएगा ना, ये खुद कहते थे इमरान के लिए कि वो लाडला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, तब कहते थे। अब ये खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ, तो लाडले हैं। मगर हम किसी भी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम एहतराम की हद से कहीं आगे न जाए। ठीक है, ठीक है। नून लीग की जोड़ तोड़ मजीद सरगर्म होती जा रही है, मजीद हाइपर एक्टिव होती है, मजीद एग्रेसिव होती हुई चली जा रही है। पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम उसी तरह से एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, बड़े भरपूर तरीके से। लग रहा है कि डिफरेंस है, नून लीग ड्राइंग रूम्स में बैठ के जोड़ तोड़ कर रही है, कमरों के अंदर बैठ के जोड़ तोड़ कर रही है, इलेक्टेबल्स को साथ मिला रही है। पीपल्स पार्टी अवाम के अंदर है। सो नून लीग की इस सियासी जोड़ तोड़ को आप किस तरह देखते हैं? आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी इज लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि नून के पार्लिमानी बोर्ड्स भी हो रहे हैं, टिकटों की तकसीम भी शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी इस मरहले तक अभी नहीं पहुंची है? देखिए, पीपल्स पार्टी में भी टिकट के लिए मीटिंग्स हो गई हैं, तकरीबन 100% के करीब हो गई है, और अनाउंस करनी पड़ेगी। बाकी रही बात कि हम ओपन स्काई में पब्लिक से रब्ता करते हैं और आवाम से रब्ता करते हैं, ये ड्राइंग रूम से बैठ के रब्ते करते हैं, फर्क है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्विक जवाब उसका लेना चाहूंगी शाह साहब आपसे। एक बड़ा इस वक्त बड़ा एक कहना चाहिए तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी पे कि मीर शफीक मेंगल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत और उनके नाम के साथ जुड़े हुए बहुत से इल्ज़ामात वगैरह, कुछ इस पे आप वजाहत देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये पता नहीं है मीर मेंगल के सिलसिले में, मुझे इसका इल्म नहीं है। तो जहाँ तक है कि इनके वालिद हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे सेनेटर थे, उस जमाने से उनके वालिद से भी ताल्लुकात हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, और अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है तो कोर्टें पड़ी हैं, उनको चैलेंज कर लें, उनको पकड़ लें अगर पकड़ना चाहते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह देना जी, वो आ गया है, वो आ गया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तालाब में सब वही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।